Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। आज है 7th ऑफ अगस्त, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे 7th ऑफ अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम पूरे सेशन में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पीएम प्रणाम स्कीम, ये किस वजह से न्यूज़ में है, इसके क्या फीचर्स हैं। देन विल टॉक अबाउट कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल, ये किसको दिया गया है। S8000 बैंड्रॉल मिसाइल किस कंट्री की है। अनुज्ञान पोर्टल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन देखेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 कहाँ पर पास हो गया, कौन से स्टेट में, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ई प्रत्यारोपण पोर्टल किसका है। ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, और लास्ट में बात करेंगे द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रिपोर्ट जो थी इसमें क्या बातें सामने आई। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आज का ओवरव्यू है। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which institute developed India's first indigenous vaccine against African swine fever? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप कर लिया इंडिया के अंदर पहली बार हमारा खुद का तैयार किया हुआ वैक्सीन अगेंस्ट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज ने, जो कि एक भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूट है आईकार की। आईकार मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिसेंटली इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजिनस लाइव एटीन्यूटेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन, एंड ये वैक्सीन बेस्ड है ऑन द MA104 सेल लाइन। ठीक है, तो फील्ड वैलिडेट किया गया इसको विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंड इसको रिकमेंड किया गया है फॉर हेल्दी पिग्स जो कि 8 वीक्स ऑफ एज से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर की। तो ये एक तरह का वायरल डिजीज़ है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये कैसा डिजीज़ है, वेदर इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। टू रिमेंबर, ये एक वायरल डिजीज़ है एंड ज़्यादातर ये इफेक्ट करती है हमारे डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स को। इट इज़ कॉज्ड बाय अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस, एंड इसको पहली बार हमने डिटेक्ट किया था इंडिया में 2020 में। याद रखिएगा, इसके लिए कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा खुद का पहला तैयार किया हुआ वैक्सीन है। याद रखिएगा, इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज ने, जो कि एक भोपाल बेस्ड इंस्टीट्यूट है। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले इसमें प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो पीएम प्रणाम में प्रणाम स्टैंड्स फॉर पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमेल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, एंड यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है प्रमोट बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़। ओके, तो इसको अप्रूव किया था कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ऑन 28 ऑफ जून 2023। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम 2023 to 24 अप टू 2025 to 26। यहाँ पर हम प्रमोट करते हैं कि फर्टिलाइज़र यूज़ का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जिससे जो हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर डिपेंडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो स्टेट्स ने फर्टिलाइज़र यूज़ को रिड्यूस किया है, और ऐसे सभी स्टेट्स जिन्होंने अपने फर्टिलाइज़र के यूज़ को रिड्यूस किया उन्हें 50% की फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी गई, जो कि उनके लिए एक इंसेंटिव साबित हुआ। ठीक है, एंड 95% ऑफ द इंसेंटिव गोज़ टू स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, जबकि जो 5% इंसेंटिव होता है इट इज़ रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने। कौन है, मिस अनुप्रिया पटेल, और इन्होंने एक रिटन रिप्लाई अभी सबमिट किया था राज्यसभा में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। पीएम प्रणाम में प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है। प्रणाम स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमेल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ, एंड यहाँ पर इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज़। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी थी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो ये इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अप्रूव करने वाली बॉडी है, एंड इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड ये गवर्नमेंट की फिनेंशियल और इकोनॉमिक मामलों में फाइनल डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स की। तो आपका NPK मेन फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होते हैं।
केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, हम सबको पता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इसीलिए यूज़ करना हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे आपके कंपोस्ट वगैरह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। इस स्कीम को लॉन्च किया था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वानिधि स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन्स टू द अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इस स्कीम को लॉन्च किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। द इंस्पायर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द जियोपार्सी स्कीम। इसके लिए हमारी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि हमारे नए चेयरमैन कौन बन गए हैं माइनॉरिटीज़ कमीशन के लिए। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ये स्कीम है हरियाणा की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2026 टू बूस्ट डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। ये स्कीम थी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। तो ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, यानी हमने डिटेल में देखा था कि पर्टिकुलर स्कीम में क्या फैक्ट्स थे और क्या उसके फीचर्स थे, लेकिन अब हम इनको वन लाइनर फॉर्मेट में रिविजन के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है Which Indian scientist was recently awarded the Kaspar Vikram Sarabhai Medal 2026 for outstanding contributions to space research? तो कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल ये किस इंडियन साइंटिस्ट को दिया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को, ठीक है। तो ये इंडिया की एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और इनको ये ऑनर दिया गया एट द 46th एडिशन ऑफ कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली, जो कि इटली के फ्लोरेंस में हुई थी। एंड बात करेंगे अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम की, तो ये डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की, जो कि बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट है। एंड कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में से होते हैं, उनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टुवर्ड्स द स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्पर एक इंटरनेशनल साइंटिफिक बॉडी है विच वॉज एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। तो इस मेडल को फॉर्म किया गया था 1990 में इन ऑनर ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर भी माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल इस साल किसको दिया गया? आंसर इज अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। और कौन है ये डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की। फाइन। जो विक्रम साराभाई है ना, इनको इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है और उन्होंने 1969 में इसरो की फॉर्मेशन की थी। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। एंड विक्रम साराभाई ने पहली बार सैटेलाइट लॉन्चिंग भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए थे, ओके। बात कर लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्पर की। तो कॉस्पर की फॉर्मेशन हुई थी 1958 में और मेन एम क्या था? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च को बढ़ाना, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जिनकी ये डायरेक्टर हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये एक प्रमुख इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं। इनकी जो मेन ऑब्जर्वेटरी है वो तमिलनाडु के कोडाई कनल में लोकेटेड है। इसकी फॉर्मेशन 1786 में हुई थी और इसे पहले हम मद्रास ऑब्जर्वेटरी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। SA000 बैंडेरोल क्रूज मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये मिसाइल किस कंट्री की है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन रशिया, ठीक है। तो रशिया ने रिसेंटली इंडक्ट कर दिया है अपना ये S8000 बैंडेरोल लाइट वेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इनटू सीरियल प्रोडक्शन इसके ट्रायल के बाद, क्योंकि इसका ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है। एंड ये जो हमारी मिसाइल है ना, ये एक लाइट वेट लो कॉस्ट एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है विच इज़ डेवलप्ड बाय रशिया फॉर लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो स्टेशनरी टारगेट्स होते हैं, जैसे हो गया पोर्ट आपका, लॉजिस्टिक हब और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको आसानी के साथ टारगेट किया जा सके। एंड इस मिसाइल को आप लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम द ओरियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड द MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि इसमें जो है वो ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स भी हो सकते हैं मे बी। एंड इट इज़ पावर्ड बाय अ चाइनीज़ मेड स्विविन टर्बोजेट इंजन एंड इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड भी अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है SA000 बैंडेरोल क्रूज मिसाइल किस कंट्री ने डेवलप की? द आंसर इज सी ऑप्शन रशिया, ठीक है।
जो आपके क्रूज मिसाइल्स होते हैं ना, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक करना, ठीक है। एंड ये मिसाइल काफ़ी लो एल्टीट्यूड में फ्लाइंग करके एनिमी रेडार से बच सकता है। एंड टोमाहॉक यूएसए का बहुत ही फेमस क्रूज मिसाइल है, इसके बारे में हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं, राइट। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का ड्रोन होता है, आप कह सकते हैं, जो बिना पायलट के कंट्रोल होता है। एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की नेविगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े डिफेंस करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट है, एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स वर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द एक्सरसाइज ककाडू 2026 हेल्ड, ये कहाँ पर हुई, ऑस्ट्रेलिया में। द अल्बर्ट एका ब्रिगेड विच रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 56th रेजिंग डे फॉट फ्रॉम विच सेक्टर ड्यूरिंग द 1971 वॉर, द आंसर इज त्रिपुरा। Ines Baz, that was recently seen in the news, is an Indian Naval Air Station located in which state or the Union Territory? तो Ines Baz कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर। Ines Sagar Dhwani was built by which shipyard? The answer is Garden Reach Shipbuilders and Engineers. Do remember कि recently इस कंपनी को अभी नवरत्न की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। एंड नवरत्न में इसके साथ साथ एक और कंपनी को इंक्लूड किया गया, ये है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपका दोनों जून 2026 का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट है, आईएनएस अरिदमन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज पार्ट ऑफ विच क्लास ऑफ सबमरीन, ये अरिहंत क्लास की सबमरीन है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, प्रचंड को डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ 2026 फिच हॉकी वर्ल्ड कप। फिच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौन सी कंट्रीज होस्ट रहेंगी? तो सबसे पहले ये इवेंट 15 से लेकर 30 अगस्त तक होगा 2026 में। एंड इसमें मेंस एंड वुमेंस टूर्नामेंट दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। तो इसके लिए को होस्ट हैं बेल्जियम एंड नीदरलैंड, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट है ना, इट इज़ को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। मैच वेन्यूज़ कौन कौन से हैं, लाइक बेल्जियम का वेवर हो गया, नीदरलैंड्स का एम्स्टलवीन हो गया। तो 16 टीम्स यहाँ पर compete करेंगी मेंस और वुमेंस इवेंट में। इंडिया अपना कैंपेन स्टार्ट करेगा अगेंस्ट वेल्स ऑन द ओपनिंग डे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2026 के फिच हॉकी वर्ल्ड कप के लिए को होस्ट कंट्रीज़ हैं बेल्जियम और नीदरलैंड, ओके। अभी हमने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी बात की थी 2026 के, इसमें कौन सी 3 कंट्रीज़ थी जिन्होंने मिलकर इसको को होस्ट किया था? दीज कंट्रीज़ आर कैनेडा, मैक्सिको एंड द यूएस, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज़ ने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था। फिच का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। एंड ये हॉकी वर्ल्ड कप हर 4 साल में आयोजित होता है, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। नीदरलैंड का कैपिटल क्या होता है? नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, ओके। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। मूविंग टू 6th क्वेश्चन। Which state enacted the Freedom of Religion Act 2026, which came into force on 30th of July 2026? तो Freedom of Religion Act ये कौन से स्टेट ने पास कर दिया है? The correct answer here is D option, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट फोर्स में आ चुका है 30th of July 2026 को, और इसके अंतर्गत जितने भी रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं ना, वो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं थ्रू एनी टाइप ऑफ फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस प्रेजेंटेशन और अल्योरमेंट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहता है इंटेंशनली, तो ही और शी मस्ट गिव अ 60 days प्रेयर नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ओके। एंड ये जो लॉ है ना, इसमें 7 साल की सज़ा भी सुनाई जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, और अगर रिपीटेड ऑफेंस होते हैं ना, तो फिर 10 साल की ये सज़ा हो जाएगी। तो इसमें पेरेंट्स, सिबलिंग्स और क्लोज रिलेटिव्स को भी अलाउ किया गया है कि वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ अलेज्ड इलीगल कन्वर्जन, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये कहाँ पर इनैक्ट हो गया है? द आंसर इज डी ऑप्शन, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर हमने डीएम की बात करी, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। इनके पास काफ़ी लीगल पावर्स होती हैं, जैसे कि पब्लिक केसेस इन्वेस्टिगेट करना। इनका रोल है लोकल गवर्नेंस और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका रोल, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल न्यूज़ भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑपरेट्स अंडर विच एक्ट? तो ये बोर्ड ऑपरेट करता है अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962। रिसेंटली विच स्टेट डिक्लेयर्ड द चोला
and Dokla passes open for the tourist under the Bharat Ran Bhumi Darshan initiative. ये state है सिक्किम. Which state has become the first in India to introduce artificial intelligence as a mainstream school subject from classes 1 to 12? ये decision लिया है पंजाब ने recently. दानवीर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया पंचायती राज मिनिस्ट्री ने. जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. भारत टैक्सी इज अ कोऑपरेटिव लेड मोबिलिटी इनिशिएटिव एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? द आंसर इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002. एंड लास्ट है अपेडा मीन्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? तो अपेडा फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके नेशनल न्यूज़ थे. सिक्किम में याद रखिएगा अभी कुछ दिनों पहले एक ऑपरेशन रन कराया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु. पर्पस क्या था? यहाँ पर जो भी टूरिस्ट फंस गए थे बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड उनको रेस्क्यू करना. ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन हिम सेतु रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च हुआ था? तो सिक्किम स्टेट में. ओके, नाउ मूविंग टू 7th क्वेश्चन. Which organization released the World Development Report 2026, The Promise of Artificial Intelligence? इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को दिया है जिसमें इन्होंने ये बताया कि 14.2% ऑफ जॉब्स इन हाई इनकम कंट्रीज दे आर एक्सपोज टू ऑटोमेशन बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेयर टू 4.5% इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है, फर्दर इन्होंने ये बताया कि जो AI का एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये लाई करता है इन इन्हांसिंग द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी रादर दैन रिप्लेसिंग दैम. ये हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की. ओके, एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे सेक्टर्स सर्विसेज सेक्टर्स के जो एरियाज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, लाइक आपका हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. फर्दर इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अगर एडिक्वेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ना हुई, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई, स्किल्स और सपोर्टिव पॉलिसीज़ ठीक से ना आई, तो फिर AI जो है वो इट कुड वाइटन इनइक्वालिटीज़ बिटवीन डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़. ठीक है, तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ना इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपेयर किया था डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है AI का डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में. तो ये जो आगे की बातें हैं ना, ये जो रिपोर्ट के अंदर की चीज़ें हैं, कि सब आपको मेंस एग्जाम या फिर ऐसे राइटिंग में कहीं काम आएगा. फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया. द आंसर इज़ बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है, वॉशिंगटन DC में. UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मींस OECD, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो पेरिस में है. ठीक है, फ्रांस के पेरिस शहर में. ओके, नाउ मूविंग टू 8th क्वेश्चन. India hosted the 3rd edition of BRICS Culture Working Group Meeting 2026 in which city? इंडिया ने 3rd एडिशन होस्ट किया ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का. कहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, भोपाल में. तो इंडिया ने होस्ट किया 3rd एडिशन ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का मध्य प्रदेश के भोपाल में फ्रॉम 5th and 6th of August. एंड ये जो मीटिंग है इसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए फ्रॉम ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज, जिससे कि जो इनका कल्चरल कॉपरेशन था वो स्ट्रेंथन हुआ एंड दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग. ठीक है, तो ये अलाइन करता है विद इंडियाज ब्रिक्स 2026 की थीम, जो कि है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो बहुत बार ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो ब्रिक्स है इसकी प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है. तो अब जो भी ब्रिक्स के अंडर में इवेंट्स हो रहे हैं वो सब इंडिया के किसी न किसी शहर में होंगे 2026 में. ठीक है, चलिए हम इसी के साथ थोड़े समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट है, वेयर वॉज द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हेल्ड? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? दोहा में. वेयर वॉज द 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ्स हेल्ड? ये इवेंट हुआ कहाँ पर? द आंसर इज न्यू दिल्ली. वेयर वॉज द 2nd एडिशन ऑफ जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द आंसर इज जयपुर. Which city is the host of World Buddhist Peace Conference 2026? This is Hyderabad. Which city is the host of National Rural Development Conference 2026? The answer is New Delhi. Where was the 2026 United Nations Tourism Ministers Summit held? तो ये समिट कहाँ पर हुई? जर्मनी में. एंड लास्ट है, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ 6th एडिशन ऑफ नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026? इसके लिए वेन्यू सिटी थी हमारी मुंबई. ठीक है, तो ये हमारे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. The recently launched e-प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? ये प्लेटफॉर्म किस सेक्टर के साथ रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन. असल में ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अनवील किया गया ड्यूरिंग द 16th एडिशन ऑफ इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इवेंट, जो कि नई दिल्ली में हुआ
और इसका इनॉग्रेशन किया था हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल जी ने, ठीक है। तो ई प्रत्यारोपण एक नेशनल लेवल का यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के लिए। पर्पस क्या रहेगा, जो भी इंडिया के ऑर्गन ट्रांसप्लांट इकोसिस्टम हैं उनको डिजिटाइज और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म को आप सर्व कर सकते हैं एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड इंटरफेस फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज। इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे हॉस्पिटल्स को, ठीक है, और इसके अलावा जो भी हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, ऑर्गन डोनर्स हैं, वेटिंग लिस्ट में रेसिपिएंट्स हैं एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन सब को हम इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। इस इनिशिएटिव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एरिया में अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो कि रिलेटेड है ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के साथ। फाइन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम? किसने इस अनुज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया? द आंसर हियर इज IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च कर दिया अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को। ये इंडिया का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम है फॉर द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। पर्पस यहाँ पर है इंजीनियर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को प्रिपेयर करना इंडिया के एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, लाइक हमारे जो रिएक्टर फिजिक्स हो गए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गए, न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन शील्डिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, AERB कंप्लायंस एंड सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है इंडिया के टारगेट को, जिसपे हमने टारगेट सेट किया है कि हम न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम अबाउट 8.8 गीगावाट इलेक्ट्रिकल टू 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल बाय द एंड ऑफ 2047, ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुज्ञान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। फाइन, इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए हम लास्ट में बस थोड़े से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द पोटेंशियल कोलैप्स ऑफ द अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? दिस इज आइसलैंड। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ विल फॉर पीस 2026 एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने। Recently, which country's Department of Energy eliminated the Alara philosophy from its directives and regulations? This is US. Which country has become the 6th member of the Colombo Security Conclave? This is Seychelles. Andy Burnham has become the Prime Minister of which country? तो ये Prime Minister बन गए UK के लिए। Yoweri Museveni has been elected as the President of which country? The answer is Uganda. Sanai Takaichi ये एक बार फिर से Prime Minister बनी किस country के लिए? The answer is Japan. Do remember ये जापान की first female Prime Minister भी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे एंड इसी के साथ हमारे 10 करंट अफेयर्स आज के कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली चेक कि हमने कल कौन से क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट था, विच इंडियन स्टार्टअप डेवलप द पावर बैंक 50, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बैटरी टू अचीव फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस? दिस इज टेक मी टू स्पेस कंपनी। नेक्स्ट है, चोला नाइकन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? इट इज फाउंड इन केरला। आदि पेरुकू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो तमिलनाडु में। विच स्टेट रिसीव द हाइस्ट एलोकेशन ऑफ 19,208 crore rupees in the additional tax devolution installment which was released by the union government? This is Uttar Pradesh. Who has been appointed as the first female director general of GSI? Geological Survey of India में फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं वर्षा अशोक अगलावे। नेक्स्ट है, न्यू डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कौन है? दिस इज एयर मार्शल संदीप थारेजा। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हमने ऑब्जर्व किया 3 अगस्त को। इंडिया की क्या रैंक थी मिडिल टैली में एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो अभी रिसेंटली ग्लासगो में हुए हैं? द करेक्ट आंसर इज 4th। ग्लॉ लेक जो हमारी 101st नंबर की रामसर साइट बन गई, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। एंड लास्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द टूर डे फ्रांस फेम्स? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? इनका नाम है हर्षिता जाखड़, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं ना तो प्लीज़ आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद दिस यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन JK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे और ये आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज की अपनी क्लास। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल।
तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.